हाय गाइस, फाइनली साल की सबसे बड़ी वीडियो आ गई जिसका आप लोग वेट करते हो। यस गाइस, इस बार जो है मैंने बहुत रिसर्च करी है, तभी जाकर मैं आप लोगों को कुछ भी कंक्लूजन दूंगा। मतलब सॉलिड रिसर्च करी है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आपके लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स अच्छा है या फिर S23 अल्ट्रा। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं बहुत साल से एप्पल वर्सेस सैमसंग की वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ और मैं कंक्लूजन में इंटेंशनली किसी भी एक फ़ोन को विनर नहीं बनाता जिससे आप लोग मैनिपुलेट ना हो जाओ। आज की वीडियो में आप लोग को मैं सारे फीचर्स बता दूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपके लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है। ऑनेस्टली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सैमसंग फैंस की और एप्पल फैंस दोनों की, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब मैं आपको डिजाइन की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, सैमसंग S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा ये दोनों जो है सेम डिजाइन के साथ आते हैं। मतलब सैमसंग को जस्ट सेकेंड टाइम हुआ है एक डिजाइन को रिपीट करते हुए। और पता है, एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स के टाइम से और आज तक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिमिलर फोन दिखते हैं। मतलब क्या ही इसके अंदर डिफरेंसेस निकालूं मैं। लेकिन आईफोन की ना एक जगह पे मैं तारीफ करूंगा, मैंने खुद नोटिस करा है ये लोग है ना, अगर पैसा कमाते या फिर मतलब किसी फोन के लिए पैसा जोड़ते हैं लाख रुपए के अराउंड, तो काफी हद तक लोगों की डिजायर एस्पिरेशन जो है आईफोन खरीदने की होती है। तो ये जो ब्रांड वैल्यू बनाई है इसकी मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब एप्पल लोगों के लिए ही खरीदते हैं फोन, लेट्स बी ऑनेस्ट। एक और बहुत डिफरेंट बात बताऊं आपको, अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स और S23 अल्ट्रा को साइड बाय साइड रखोगे ना, ऑलमोस्ट सिमिलर जो है इसका साइज है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है, आईफोन जो है राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आता है और जबकि सैमसंग एकदम रेक्टेंगल फोन है। तो भाई दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। चलो स्ट्रेट अवे एक फैक्ट बताता हूँ और थोड़ा बिटर ट्रुथ भी है ये। अगर आप लोग अपना आईफोन के लिए जो प्यार है वो हटा दो तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो है सैमसंग लेकर आता है। क्योंकि डायनेमिक आइलैंड दिखने में आपको अभी कैमरे पे अच्छी लग रही होगी, लेकिन इसको मैं 4 महीने से यूज कर रहा हूँ फोन को, और इतने टाइम से मैंने डायनेमिक आइलैंड को हाथ तक नहीं लगाया है। इससे अच्छा सैमसंग ने जो है पंचोल कैमरा दे दिया है जो कि बहुत छोटा सा है। और पता है क्यों मैं इतनी हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को, जब भी आप कोई भी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कहीं पे भी कोई कंटेंट देखोगे ना, ये डायनेमिक आइलैंड बहुत जगह मतलब यूज करता है और इरिटेट करता है कंटेंट देखते समय। पता है जब एक टाइम पे नॉच थी आईफोन में, वो ही बेटर थी, वो थोड़ी सी ऊपर की साइड थी, वो इतनी जगह नहीं लेता था। ये चीज तो मेरी शिकायत रहेगी। दोनों फोन में एक रैंडम कंपैरिजन बता रहा हूँ जो कि फिजिकल डिफरेंसेस है दोनों फोन के। आईफोन जो है ना बहुत सालों से म्यूट स्विच देता है, आपको फोन को ऑन करने की भी नीड नहीं है और आप अपना उसको वाइब्रेट या फिर रिंग मोड पे कर सकते हो। जबकि सैमसंग जो है S पेन देता है नीचे वाली साइड और इससे आप नोट्स ले सकते हो। अगर आपको फोटो खींचनी है, दूर फोन रख के फोटो भी खींच सकती है। अगर आप गैलरी में फोटोज चेंज करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। अब फिजिकल डिफरेंसेस की बात चली रही है ना, तो मैं IP रेटिंग 100% इंक्लूड करना चाहूंगा। मेरे को बहुत वाइल्ड लगा था ये सुन के कि आईफोन को आप 6 मीटर तक डुबो सकते हो, जबकि सैमसंग जो है 1.5 मीटर से ज्यादा मतलब क्लेम नहीं करता कि आप उस फोन को डुबा सकते हो। नो डाउट एप्पल की IP रेटिंग मच बेटर है। और मैंने दोनों फोन में बहुत सारे गाने सुने, कंटेंट देखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि जो क्लैरिटी है वोकल्स की और जो इन जनरल लाउडनेस है वो मुझे सैमसंग की बेटर फील हुई। मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है फेस ID जो कि आईफोन में मिलती है वर्सेस फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि सैमसंग के अंदर है। मैं बोलूंगा यार ज्यादा कन्वीनियंट, ईजी टू यूज मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर लगता है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि यार हम लेटे हुए होते हैं और थोड़ा सा उठना पड़ता है और प्रॉपर फेस दिखाना पड़ता है आईफोन को, इसलिए मैं मतलब इनकन्वीनियंट वर्ड यूज कर रहा हूँ आईफोन के लिए। जबकि सैमसंग का फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, चाहे आपके हाथ ऑयली हो या फिर वेट हो तब भी खुल जाता है फिंगरप्रिंट। अब दोनों फोन की डिस्प्ले की तरफ थोड़ी नजर डालते हैं और दोनों फोन जैसे कि मैंने बताया था बहुत बड़े हैं। सैमसंग जो है 6.8 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और आईफोन 6.7 इंच की डिस्प्ले। दोनों बहुत एडवांस्ड डिस्प्लेस मिल जाती है हमें। और टेक्निकली बताऊं तो एक मेजर डिफरेंस है दोनों फोन के अंदर कि आईफोन जो है 2000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है जो कि मोबाइल के अंदर सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है, जबकि सैमसंग 1750 निट्स के साथ आता है। तो ये जो ब्राइटनेस वाली बात ना ऑन पेपर तो यहाँ पर आईफोन को विन देती है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं दोनों फोन को टेस्ट कर रहा था धूप के अंदर कि किसकी ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस है। इनफैक्ट कुछ 4K रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी हमारी, और यहाँ पर आईफोन की ब्राइट डिस्प्ले ऑनेस्टली लगी, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर आईफोन की डिस्प्ले थ्रॉटल हो गई और 50% से ब्राइटनेस डाउन हो गई। जिसको नहीं समझ आया, ऐसे होता है गाइस, हीट और थोड़ी एफिशिएंसी मैनेज करने के लिए जनरली
फ़ोन जो है ब्राइटनेस लो कर देते हैं, जबकि सैमसंग ने लो नहीं करी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिफरेंस रहेगा। एक और बहुत अलग चीज़ मेरी टेस्टिंग में आई है, मैं HDR कंटेंट दोनों में चला रहा था और फॉर सम रीज़न मुझे जो है आईफोन की डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट फील नहीं हो रही। प्लीज़ कोई और भी ऐसी चीज़ फेस कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट अभी के लिए मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि HDR में सैमसंग ब्राइट है। अब थोड़ी सी बातें बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में भी कर लेते हैं। आपको पता है मैंने दोनों फ़ोन को काफ़ी दिन तक टेस्ट किया और पता है मैंने क्या फील किया कि दोनों फ़ोन एक्सीलेंट बैटरी लाइफ लेकर आते हैं। मतलब छोटा वर्ड एक्सीलेंट भी, क्योंकि अगर आप दोनों फ़ोन को फुल डे यूज़ करोगे, नॉर्मल यूसेज की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी रात को दोनों फ़ोन में बैटरी बची हुई मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप चार्जिंग स्पीड्स की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर एप्पल जो है आज तक 27 वॉट मैक्स चार्जिंग का सपोर्ट देता है, जबकि सैमसंग 45 वॉट पे चार्ज हो सकता है। इनफैक्ट दोनों फ़ोन जो है 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन एप्पल में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है, कि सैमसंग जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है, तो अपने ईयरबड्स या फिर वॉच को चार्ज कर सकते हो। इन शॉर्ट क्लियर बात तो ये है कि जिसको भी चार्जिंग स्पीड मैटर करती है उसके लिए सैमसंग विनर होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि एंड्रॉइड वर्सेस iOS में आपको क्या पिक करना चाहिए। मैं आज आपकी थोड़ी बेटर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जनरली मैं ड्रॉ बता देता हूँ, हो सकता है आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद हो, अपने हिसाब से पिक कर सकते हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आईफोन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आईफोन जो है ना हमेशा एंड्रॉइड के मुकाबले ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है, बट इसका जो iOS है ना ये फुल यूटिलाइज नहीं कर पाता उस परफॉर्मेंस को। पता है क्या रीजन है? ये लोग मल्टीटास्किंग नहीं देते, आपको कोई पॉपअप विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता। इनफैक्ट आईफोन में तो एक और प्रॉब्लम है, अगर आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो कुछ अपलोड करने के लिए और उसके बाद आपको कुछ और काम भी करना है, आप किसी और ऐप पे जाते हो तो गूगल ड्राइव पे अपलोड होना बंद हो जाएगा। मतलब आईफोन की डिमांड है कि ऐप खुली रहे। फॉर अ चेंज मैं एंड्रॉइड की इस बार तारीफ ही करना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग मल्टीटास्किंग के फीचर तो देते ही है। आप कितनी भी विंडोज चला लो यहाँ पर पॉपअप वगैरह की, ये वन यूआई की तारीफ मैं 100% करूंगा। इनफैक्ट सैमसंग ने तो इस बार कुछ क्रेजी कर रखा है कि सारी जगह के बेस्ट फीचर उठा के अपने फोन में डाल दी है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट रिमूवर हो, फोटो में से कुछ भी रिमूव हो जाता है, या फिर वो आईफोन वाला फीचर की गैलरी में PNG कट हो जाएगी, ये भी दे दिया। और तो और आईफोन जो लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन देता है ना, वो भी सैमसंग ने अपने फोन में डाल दी है। तो कुछ चीजें हैं जहां पर अब जो है आईफोन थोड़ा सा पीछे लगता है। मेरे हिसाब से एप्पल को फाइनली कुछ इनोवेशन करनी चाहिए। और अगर आप इन बातों से डिसएग्री करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद एक एप्पल यूजर हूँ बहुत टाइम से, और मैं यहाँ पर सिंपली इतना बता सकता हूँ, अब हमें जो है एप्पल को अननेसेसरी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, चीजें फैक्ट्स के तौर पे ही रखनी चाहिए। और अब ना परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज को नोटिस करा। एक ऐप है Geekbench जो बहुत पॉपुलर बेंचमार्क की ऐप है, और ये जो ऐप है ना Geekbench, इन्होंने रिसेंटली एक अपडेटेड वर्जन निकाला अपनी ऐप का Geekbench 6। लेकिन जब ये दोनों फोन लॉन्च हुए थे ना, तो मैंने Geekbench 5 रन किया था, और आप लोग ने स्कोर्स देखो S23 अल्ट्रा के भी और iPhone 14 Pro के भी। और आप नोटिस करना कि जो सैमसंग है वो 5000 के आसपास था और जो आईफोन है वो 5500 के आसपास था। कुछ टाइम बाद Geekbench 6 आया और अब आप स्कोर्स देखो, सैमसंग जो है अभी भी 5000 के आसपास है, लेकिन आईफोन 6600 पे चला गया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ कि सीधा आईफोन के 1000 स्कोर्स बढ़ गए, लेकिन एंड्रॉइड का कुछ भी नहीं बढ़ा। और कंफ्यूजिंग पता कब होता है? जब Antutu नाम की एक और बेंचमार्क ऐप है, जब मैंने दोनों फोन में रन करी ना, तो सैमसंग 12 लाख का स्कोर देता है और जो आईफोन है वो 9.5 लाख के आसपास का। अब कौन सी बेंचमार्क ऐप पे हम ट्रस्ट करें, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। फिर मुझे लगा कि यार मैं इसे ओपन एंडेड तो नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ तो सॉलिड दिखाना पड़ेगा ना आप लोग को। फिर मैंने इन दोनों फोन पे स्ट्रेस टेस्ट रन करा और तब वहां पर स्टेबिलिटी जो आई, सैमसंग की स्टेबिलिटी 82.5% आई और आईफोन की 67.1%। इनफैक्ट अगर आप दोनों की लूप स्कोर भी देखोगे तो वो सैमसंग का ज्यादा है। सिंपल सी बात बोलूंगा, मैंने ये सब कुछ आप लोग को इसलिए दिखाया है जिससे मैं एक स्टेटमेंट बोल सकूं कि देखो आज से पहले, मतलब 2023 से पहले जब भी आईफोन आते थे ना, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत आगे होती थी, चाहे फिर वो बेंचमार्क हो, रियल लाइफ हो। मतलब आईफोन को बीट करना एंड्रॉइड के लिए मुश्किल होता था। लेकिन इस साल चीजें ड्रामेटिकली चेंज हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगा एंड्रॉइड बेटर हो गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों नेक टू नेक हो गए। और अगर गेमिंग की बात करें ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एप्पल के पास एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने PUBG न्यूज़ इंस्टॉल करा तो वो दोनों फोन में सेम सेटिंग थी 90 FPS की, बट जैसे ही आप कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर आईफोन को एडवांटेज है क्योंकि मीडियम अल्ट्रा सेटिंग्स मिलती है वहां पर। और तो और मैंने ये भी नोटिस करा है कि ज्यादातर गेमर्स या जितने भी स्ट्रीमर्स होते हैं वो आईफोन पिक करते हैं गेमिंग के लिए, क्योंकि आईफोन जो है लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ला कर देता है। खैर इसी नोट पे अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूं दोनों के, तो मेरे पास बहुत सारा डाटा है। अगर मैं सैमसंग के बैक कैमरे की बात करूं तो वो 200+12+10+10 का क्वाड कैमरा सेटअप देता है और आईफोन जो है 48+12+12 का ट्रिपल कैमरा सेटअप लेके आता है। अब मैं आपको फोटोज दिखाता हूं और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों फोन का ना
हाँ, फोटोज खींचने का तरीका बहुत अलग अलग है। जैसे कि आईफोन जो है ना हमेशा न्यूट्रल फोटोज खींचता है, मतलब ज़्यादा कलरफुल नहीं होती, जबकि सैमसंग की फोटोज ज़्यादातर कलरफुल रहती है और पंची आउटपुट होता है, तो आई कैची सैमसंग लगने लगता है। इनफैक्ट इसी वजह से ना आईफोन को थोड़ा सा बैकफायर भी होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी फोटोज है जहां पर आईफोन का आउटपुट जो है बहुत डल दिखता है। एक और बात जो मैं पिछले बहुत सालों से नोटिस कर रहा हूं कि आईफोन का HDR इतना अच्छा वर्क नहीं करता। मतलब कि जब भी बैकग्राउंड में कुछ ब्राइट होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स सी फोटो होती है तो आईफोन उसको हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन जब मैंने सैमसंग की फोटोज बहुत ध्यान से देखी ना, तो नो डाउट ये कलरफुल फोटोज होती है, लेकिन उनमें टेक्सचर्स बहुत मिसिंग होता है और यहाँ पर आईफोन बहुत ग्रेट परफॉर्म करता है। कभी देखना फोटोज के अंदर रोड का जो टेक्सचर होता है वो आईफोन का बेटर है, कभी कोई बोर्ड की फोटो खींची है वहां पर भी टेक्सचर आईफोन में अच्छा लगेगा। इनफैक्ट कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है, उसने जो कपड़े पहने हैं उसका भी टेक्सचर आईफोन दिखा पाता है। और सेम बातें मैंने पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर भी नोटिस करी है। जैसे कि ये फोटो देखो, यहाँ पर जो है बालों का टेक्सचर, फेस का टेक्सचर, कपड़ों का टेक्सचर आईफोन ने मेंटेन किया है, जबकि सैमसंग ने जो है इतना ड्रामेटिक पोर्ट्रेट कैप्चर करा। अब आप पे डिपेंड करता है आपको इनमें से कौन सा पसंद आया। और बहुत टाइम से मैं आईफोन वर्सेस सैमसंग की वीडियो बना रहा हूँ और हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग ज्यादा शार्प है, बेटर कटआउट निकालता है, और मुझे पर्सनली सैमसंग पसंद आता है पोर्ट्रेट के अंदर। अब क्योंकि दोनों फोन इतने महंगे हैं तो मैं रॉ फोटोग्राफी के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो, सैमसंग में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, स्टिल ये 50 मेगापिक्सल पे ही रॉ फोटो खींचता है, और सिमिलरली आईफोन जो है 48 मेगापिक्सल पे रॉ फोटोज खींचता है। और दोनों फोन की अगर आप रॉ फोटोज को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि बराबर ही है, क्योंकि 100 MB की एक फोटो होती है, जबकि आईफोन 50 MB में भी वो काम कर पा रहा है। इनफैक्ट एक और जगह पे आईफोन मेजर लीड लेकर जाता है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो है फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की फोटो जब आप खींचोगे वो हमेशा आईफोन में परफेक्टली दिखेगी, क्योंकि आप खुद देखो कितनी जल्दी आईफोन फोटोज खींच पाता है, जबकि सैमसंग थोड़ा सा टाइम लेता है। और अब है ना, मैं आप लोग को दोनों फोन से अल्ट्रा वाइड वाली फोटोज दिखाता हूँ, और जब मैं दोनों फोटोज देख रहा था ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आईफोन कितना पीछे जा चुका है। मतलब सैमसंग का HDR इतना बेटर लग रहा था कि आईफोन की फोटोज बहुत ज्यादा मतलब मिसिंग फील हो रही थी, क्योंकि आईफोन का HDR और शार्पनेस बहुत कम फील हो रहा है, मतलब नहीं लग रहा बहुत महंगे फोन से फोटो खींची है। मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि लास्ट ईयर जब S22 आया था तो उसका 3x इतना अच्छा नहीं था जब हम आईफोन से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ये जो S23 अल्ट्रा है लेटेस्ट वाला, इसका मुझे तो 3x बेटर फील हो रहा है आईफोन के मुकाबले। एक बहुत शॉकिंग बात बताऊं आईफोन के बारे में, इसमें कोई भी ऑप्टिकल लेंस नहीं है 10x वाला। स्टिल साइड बाय साइड में फोटोज दिखाऊं सैमसंग और आईफोन की, नो डाउट यहाँ पर जो है सैमसंग बेटर तरीके से डिटेल दिखा पा रहा है, ज्यादा शार्प है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड 10x लेंस है। बट बहुत शॉकिंग बात है कि आईफोन जो है कितना अच्छी तरीके से 10x कर पा रहा है। और अगर मैं आपको लो लाइट फोटोज दिखाऊं ना, आपको आईफोन आउटडेटेड फील होने लगेगा यार। चलो एक चीज बेनिफिट मैं दे देता हूं आईफोन को लो लाइट फोटोग्राफी में, कि टेक्सचर्स यहाँ पर मेंटेन कर पा रहा है, नहीं तो हर एक चीज में सैमसंग बहुत आगे निकल गया है यार। मतलब मैं किसी भी तरीके से आईफोन को डिफेंड नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से हाई टाइम है कि आईफोन को जो है हाईलाइट कंट्रोल अब सीख लेना चाहिए। मैं अननेसेसरी सैमसंग की तारीफ भी नहीं करना चाहूंगा, मैं चीजों को फेयर ही रखना चाहता हूं। मेरे को सैमसंग में कमी जरूर लगी है कि यहाँ पर कई बार ये टेक्सचर्स बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देता है, मतलब स्मूथ कर देता है बेटर आउटपुट के लिए। और अगर आप लो लाइट में पोर्ट्रेट फोटोज खींचोगे ना तो आईफोन बहुत अजीब टेक्सचर ले आता है चेहरे के ऊपर, जबकि सैमसंग का आउटपुट आपको बेटर फील होगा। और जैसे कि मैंने डे लाइट फोटोज के टाइम पे जो भी बातें बोली थी अल्ट्रा वाइड और जूम वाली फोटोज के लिए, वो मैं लो लाइट के लिए भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर जो है सैमसंग सुपीरियर फील हो रहा है, आईफोन जो है डल आउटपुट लेकर आता है। और चीजें रिपीटिव साउंड ना हो, मैं तो सेल्फी के लिए भी कुछ सिमिलर बातें करने वाला हूँ। वैसे दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं और मैं तो वही बातें बोलूंगा। डल आउटपुट लगता है आईफोन का, HDR में यहाँ पर भी थोड़ा सा वर्क करने की नीड है, और पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन जो है अभी भी सैमसंग की बेटर लग रही है। बस एक ही बेनिफिट लगा मुझे आईफोन का कि उसके टेक्सचर्स बेटर फील होते हैं। तो अगर सिर्फ फोटोग्राफी की बात करी जाए तो मैं एनी डे S23 अल्ट्रा को ही बेटर बताऊंगा, और वो भी एक बड़े मार्जिन से। लेकिन पता है क्या गाइस, आज भी जो है आईफोन बहुत सुपीरियर है वीडियो के अंदर अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करता हूं तो। मतलब सैमसंग को यहाँ पर आगे निकलने की अब नीड बची है। मैं आपको दोनों फोन के 4K आउटपुट दिखाता हूँ साइड बाय साइड। यहाँ पर हार्श सनलाइट के अंदर ये वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आईफोन बहुत कंसिस्टेंट तरीके से सारे कलर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, जबकि सैमसंग जो है थोड़ा सा कोशिश कर रहा है स्किन को वाइट करने की। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर चीज देखना, आईफोन
आईफोन जो है लेंस स्विच करने में कितना स्मूथ है, मतलब बिल्कुल बटरी स्मूथ लगता है। सैमसंग आज भी जो है कभी जिटरी, थोड़ा सा लैगी लगता है। और तो और गाइस, अगर मैं पोर्ट्रेट वीडियो की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी आईफोन एक मेजर विन लेकर जाता है, क्योंकि उसका ब्लर पता है कैसा होता है, जैसे कि एक डीएसएलआर करता है, जबकि सैमसंग वही करता है कि ह्यूमन सब्जेक्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का कटआउट निकाल दो। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, अभी बहुत टफ सिचुएशन है तो यहाँ पर आईफोन ने ब्लर ही नहीं किया, जो कि उसके एडवांटेज में जा रहा है, जबकि सैमसंग एग्रेसिवली ब्लर करे जा रहा है, जबकि नहीं करना इज बेटर ऑप्शन। बस एक ही चीज सैमसंग के फेवर में जा रही है कि जब भी ह्यूमन सब्जेक्ट सामने होता है ना यार, वो बहुत अच्छा कटआउट निकाल लेता है, बट ओवरऑल आउटपुट मेरे हिसाब से आईफोन का बेटर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भागते हुए स्टेबलाइजेशन कौन सा फोन अच्छी तरीके से कर पाता है, क्योंकि दोनों फोन में अलग अलग मोड मिलते हैं, जैसे कि आईफोन में एक्शन मोड और सैमसंग में सुपर स्टेडी। और मैंने दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया, देखो क्वालिटी में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिलता, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर पता है सैमसंग को मैं पीछे बताना चाहूंगा, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ये सुपर स्टेडी के टाइम पे ऑटो फोकस बंद कर देता है और फोकसिंग ना होना एक प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर मैं आपको लो लाइट का सैंपल दिखाऊं, जो कि नाइट का एक है, उसमें मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि सैमसंग जो है थोड़ा कलरफुल आउटपुट तो लेकर आ रहा है, बट उसके स्काई में आपको नॉइज दिखेगी, जबकि आईफोन में न्यूट्रल कलर्स है और स्काई में बिल्कुल स्मूथ फील होता है, तो मुझे ये बेटर लगा आईफोन। और जब आप लो लाइट में पोर्ट्रेट वीडियो बनाओगे ना, वहां पर सैमसंग ब्लर कर सकता है, आईफोन नहीं ब्लर कर पाता। अब क्योंकि बहुत सारे लोग इन महंगे महंगे फोन से व्लॉगिंग करते हैं, तो मैं फ्रंट वीडियो के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर फिर से बोलूंगा आईफोन ही बेटर है, खासकर स्किन टोन के मामले में सैमसंग थोड़ा सा मुझे इनकंसिस्टेंट लगा। तो वीडियो का कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है, मेरे हिसाब से आईफोन विनर है यहाँ पर। खैर ये था पूरा कंपैरिजन। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। सबसे पहली एडवाइस तो यही है, अगर आप ऑलरेडी एक आईफोन यूजर हो तो आपको फिर से आईफोन ही खरीदना चाहिए, आप थोड़ा बेटर तरीके से सेटल हो पाओगे। बट साथ के साथ मैं अपने काम के साथ चीटिंग नहीं कर सकता ये बोलकर कि थ्रू आउट वीडियो जो है सैमसंग फंक्शनैलिटी वाइज थोड़ा सा सुपीरियर रहा। बट क्या इसका मतलब ये है कि आईफोन बहुत बुरा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों फोन बहुत बहुत अच्छे फोन है। और जब भी सैमसंग वर्सेस आईफोन की बात आती है, आपको कोई नहीं बता सकता कि कौन विनर है, आपको अपने लिए विनर खुद डिसाइड करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। और हाँ, अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा वीडियो में, आप वहां से खरीदोगे तो मेरी भी काफी हेल्प होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदोगे। मैंने पूरी कोशिश की आप लोग को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।